having lived in Germany and Canada, आपको हमेशा इमिग्रेंट फील होता है कि यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री. ओके, भटूरे के साथ आपको डोसा भी पसंद था. डोसा पसंद था. दे नेवर प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद वो इनकम कहाँ से जनरेट, जैसे प्लेन में कहते हैं राइट कि यू वेयर योर मास्क फर्स्ट बिफोर यू हेल्प अदर्स. मेरे खुद के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं मेरे फैमिली में कि दैट इज व्हेन एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इंश्योरेंस. अगर किसी को प्यास लगी है, मैं आपको पानी का ग्लास दे सकता हूँ, पानी तक ले जा सकता हूँ, पियोगे तो आप खुद ही ना. 20 साल में आपको कुछ नहीं होता, तो दैट्स इट. आपके जो पैसे थे वो चले गए. इसके लिए वी नीड पीपल लाइक यू हु एजुकेट अस एंड शो द राइट वे. फेसबुक ग्रुप्स या सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद GoFundMe कैंप. डाइम मेथड यूज करते हैं. तो डाइम मेथड इज एसेंशियली D फॉर योर डेट्स, I for your income, M for your mortgage, and E for your education for your child. But government also has ton of programs to support all these things. उस स्टडी ने ये भी बोला कि अगर यू आर वर्किंग विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर, वो स्ट्रेस आपका 30% 40% तक कम हो जाता है. मेरे डैड, he was so young, he was in his early 40s. Suddenly he passed away. Although India में it is different कि there is a whole community that comes to your support. People just take everything for granted. कि जब होगा तो देख लेंगे. If something happens to you today, tomorrow, in short term, is your family financially ready? Can you imagine अगर उसका पैसा इंश्योरेंस में पड़ा हुआ, वो रिटायरमेंट तक नहीं निकाले. ऑलमोस्ट $6-7 million बच्चे की रिटायरमेंट आपने कर दी पहले से. एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज मैंने खुद भी इतना कुछ सीखा. Welcome to today's episode, Pratik. Thank you so much to agree to do this. मैं यूजुअली लोगों का पर्सनल जर्नी से स्टार्ट करती, बट मैंने आपका ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट सुन चुकी हूँ. एंड फॉर माय व्यूअर्स, इन्होंने ऑलरेडी 2 पॉडकास्ट कर चुके हैं, ऑडियो पॉडकास्ट, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. एंड हिज जर्नी हैज़ बीन सो इंस्पायरिंग. लाइक इवन फ्रॉम इंडिया, उन्होंने इंडिया में सिटीज़ मूव किया. ही मूव टू अदर कंट्रीज़ बिफोर कमिंग टू कैनेडा, एंड ही इज़ बीन अ बिग into mentorship and helping immigrants. You should definitely listen to his podcast to learn more about his personal and immigration journey. Although मैं वो podcast सुन चुकी हूँ, still I have a question for you. बिल्कुल. मैं usually लोगों को पूछती हूँ ना कि कनाडा आने के बाद what were the cultural shocks? Correct. But उससे भी ज़्यादा interesting question मुझे ये लगता है कि दिल्ली से चेन्नई जब आप मूव हुए, राइट, वो कल्चरल शॉक ज़्यादा होगा rather than moving to Canada. तो देखो, आप मेरे को पता है यू आर वेरी पॉजिटिव. चैलेंजेस को आप यू नो एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हो, बट गिव मी सम स्पाइसी आंसर्स हियर. स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है. बट फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम फीलिंग ग्रेटफुल. तो आई थिंक अगेन एज यू सेड, पॉजिटिव माइंडसेट तो है ही, बट उसके अलावा when I came to know कि चेन्नई में I have a job with Amazon, तो आई थिंक वही बहुत अपने आप में एक अचीवमेंट थी कि यार आई वुड बी वर्किंग फॉर Amazon. तो चेन्नई जाना है या कहाँ पे जाना है, वो थोड़ा बैक बर्नर पे था. इतना सोचा नहीं. पहली बारी घर से निकल रहे थे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हेजिटेंसी थी कि यार हाउ विल आई सर्वाइव, वहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज, खाना डिफरेंट है. बट फॉर मी व्हाट वर्कड वाज, मैं शुरू से साउथ इंडियन कुजीन का फैन रहा हूँ. ओके. तो वैसा कल्चर वाइज योर फूड वाइज प्रॉब्लम नहीं आया. और तो छोले भटूरे के साथ आपको डोसा भी पसंद था? डोसा पसंद था, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं. और दूसरा अगेन पॉजिटिव माइंडसेट. आई ऑलवेज लाइक टू इंटीग्रेट इनटू न्यू कल्चर्स. तो मुझे नई लैंग्वेजेस सीखना, लोगों के कल्चर के बारे में जानना, वो शुरू से था. तो मैंने चेन्नई जाके भी यही किया. आई पिक्ड अप तमिल, I used to talk in Tamil. तो उससे क्या है कि it becomes easier for you कि आप घुल मिल जाते हो बड़े अच्छे से. तो मेरे लिए वो इतना शौक नहीं था. I took it as an opportunity. थोड़ा लर्निंग हुआ, काफ़ी कुछ सीखा. एज अ थर्ड पर्सन मुझे तो लगता है कि दिल्ली एंड चेन्नई आर 2 opposite ends, राइट? लाइक कल्चरल में इतना डिफरेंसेस है, बट इट्स अमेजिंग कि आपने इतना अच्छे से लर्न करके यू इंटीग्रेटेड वेरी वेल. और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि इवन जर्मनी इज़ वेरी वेल नोन फॉर लाइक एज एन इमिग्रेंट कंट्री. अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आता हो तो, एंड स्पेशली अभी मैं कनाडा मूव हो गई तो अभी लगता है कि यूरोप इज़ अ मच नाइसर प्लेस. एंड वहाँ का
food and even pollution, everything is so good there. इतना है नहीं. How would you compare having lived in Germany and Canada? I think डिफरेंस तो काफ़ी है कल्चरली, बिकॉज जर्मन ऑल्दो वो लोग काफ़ी न्यू कमर्स या इमिग्रेंट्स भी वहाँ पर जाते हैं स्पेशली फॉर स्टडीज एंड स्टफ, बट कनाडा स्टिल कल्चरली इज़ अ मोर डाइवर्स कंट्री आई वुड से, राइट. यहाँ पे आप कोई भी कल्चर की बात ले लो तो वो आपको कनाडा में यू विल नॉट फील साइलोड कि यार आप अपने कल्चर के पास नहीं हो. जर्मनी में ऑब्वियसली जो लैंग्वेज वाला एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज पीपल डोंट लाइक यू टू स्पीक इन इंग्लिश. तो लैंग्वेज अगर आती है ईजियर टू इंटीग्रेट, बट फिर भी वो ना अपनापन आपको नहीं लगता इतना. आपको हमेशा इमिग्रेंट फील होता है कि यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री, क्योंकि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए. अगर किसी को नहीं आती लैंग्वेज तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. मेरे लिए इट वाज नॉट द केस बिकॉज मेरे को जर्मन आती थी, राइट. बट अदरवाइज आई थिंक डिफरेंसेस हैं. वो थोड़ी क्लोज्ड इकोनॉमी है उस वे में, अपने माइंडसेट वाइज के थोड़ा जर्मन ओरिएंटेड, जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए. अपने कल्चर को ज्यादा वो फिर भी प्रायोरिटाइज करते हैं. ओके. तो इतना ज्यादा क्रॉस कल्चरलाइजेशन नहीं है जो कनाडा में आपको मिलती है. Okay. So that was, I would say, my experience and probably the difference, I would say. So good to know. I'm happy कि मैं कनाडा में हूँ. Yeah. Okay, but so जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले is your insurance and finance. कैसे इंटरेस्ट आया आपको इस चीज़ में? What made you do this? तो आई थिंक थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा बिकॉज हर चीज़ की एक स्टोरी होती है, राइट. तो व्हेन आई वाज इन इंडिया सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था. चाइल्डहुड, एडल्टहुड, काफ़ी जगह ट्रैवल किया बिकॉज ऑफ वर्क, फॉर एजुकेशन. जब कनाडा आए तो यहाँ पे थोड़ा शौक लगा कि यार, क्योंकि वी वर यूज टू लिविंग विद आवर पेरेंट्स, राइट, कि पेरेंट्स के साथ ही रहते हो, काफ़ी चीज़ें वो कर लेते हैं. यहाँ पर आप आए हो तो यू आर ऑन योर ओन, राइट. जब मैं कनाडा मूव हुआ 2019 में तो अराउंड उसी टाइम मेरे पेरेंट्स रिटायर्ड भी हुए. वी आर इनटू बिजनेस, सो दे थॉट कि यार नाउ वी वांट टू रिटायर्ड. तो हम रिटायरमेंट. तो जब मैं आया तो इट वाज अ टाइम ऑफ कोविड, राइट. कोविड था, जॉब्स लेना मुश्किल था, जॉब में सर्वाइव करना मुश्किल था. आई ऑल्सो वेंट थ्रू सम चैलेंजेस. जॉब थी, ठीक नहीं चली, फिर ले ऑफ हो गया, फिर दूसरी ढूंढी, तो काफ़ी चीज़ें थी. तो देन आई रियलाइज कि नाउ माई पेरेंट्स आर रिटायर्ड, दे नेवर प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट. कि रिटायरमेंट के बाद वो इनकम कहाँ से जनरेट होगी, सर्वाइवल और जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे होंगी. एंड देन अ थॉट केम टू माई माइंड कि यार नाउ आई एम द सोल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टेक केयर. मेरी भी फैमिली बढ़ रही है, आई वॉज प्रॉब्ली गेटिंग मैरिड सूनर, तो मुझे उसका भी देखना है. तो मुझे जो नहीं पहले कर पाए मेरे पेरेंट्स या मैं भी नहीं कर पाया, तो आई वॉन्ट टू चेंज दैट माइंड सेट. तो मुझे फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर. तो ये काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो देन इट काइंड ऑफ ऑल दो सीड वो एक काइंड ऑफ एक कहते हैं ना फूल बन गई क्या. बहुत चीज़ें चल रही थी, अब वो हुआ कि ये करना चाहिए क्योंकि अदरवाइज वी हैव टू फेस द सेम, राइट. जो पेरेंट्स ने किया है या फिर अगर प्लानिंग नहीं होगी. एंड आई थिंक कि फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग इज फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स ट्रू. बट अगेन आपने जैसे बोला सम ऑफ द ड्रॉबैक्स कह लो या व्हाटएवर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, वो लर्निंग्स थी जो यहाँ पे ली और माइंडसेट का था कि यार कुछ करना है, कि वी डोंट वांट टू डू द सेम. काफी कुछ बहुत बढ़िया रहा बट कुछ चीजें हम चेंज कर सकते हैं. तो देन आई डिसाइडेड कि यार ऐसा कुछ जिससे आपका एक ऑब्वियसली यू कैन हेल्प समवन, बट पहले ये था कि खुद की हेल्प हो जाए. जैसे प्लेन में कहते हैं, राइट, कि यू वेयर योर मास्क फर्स्ट बिफोर यू हेल्प अदर्स. तो वैसा वाला था. एंड देन इट स्टार्टेड एंड आई एम ग्रेटफुल जो भी अभी तक हुआ है. ओके. तो आपने कुछ लाइसेंसेस किया. हाउ डिड यू हेल्प योरसेल्फ? आपका जब हो गया, व्हेन यू हेल्प योरसेल्फ, हाउ डिड यू थिंक अबाउट कि हाउ कैन आई डू दिस ऑन अ बिगर स्केल एंड हेल्प अदर्स? करेक्ट. तो ग्रेट क्वेश्चन. तो ऑब्वियसली दिस इज अ रेगुलेटेड प्रोफेशन इन कैनेडा, राइट. तो इनफॉर्मली तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था. कोविड के टाइम से आई वॉज इनटू इन्वेस्टिंग, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज की हेल्प कर दी, गाइड कर दिया. केम अक्रॉस अ फ्रेंड जिसने मुझे थोड़ा गाइड किया कि देयर इज़ अ लाइसेंस्ड कॉल LLQP,
लाइफ लाइसेंस्ड क्वालिफाइड प्रोफेशनल, दैट्स द लाइसेंस. तो वो आप किसी भी प्रोविंस में, जिस प्रोविंस में आप हो, देयर आर सर्टन गवर्निंग बॉडीज जिसके थ्रू आप वो लाइसेंस कर सकते हो. एंड वंस यू गेट लाइसेंस यू कैन जॉइन ब्रोकरेज, जैसे रियल्टर्स या मॉर्गेज ब्रोकर्स करते हैं. तो यू हैव टू देन एसोसिएट योर सेल्फ विद ब्रोकरेज, और आप इंडिपेंडेंटली यू कैन प्रैक्टिस एज अ सर्टिफाइड लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर. तो मैंने वो कोर्स किया, जो भी सर्टिफिकेशंस वगैरह थी, आई डिड दैट. And then उसके बाद I was able to help and establish my business. तो apart from the license that you told, yeah, और कोई था certifications? नहीं, लाइसेंस था. तो लाइसेंस में there are like 4 different, I would say, topics. तो वो different certifications होती हैं, multiple topics की. तो वो आपको it's part of the license only. तो आप totally you have to go through 8 exams, 4 certifications and then 4 provincial exams. Okay. तो ये जब आप पूरा कर लेते हो then you are licensed as an LLQP certified professional. Okay. And which year did you do this? ये मैंने 2023 में किया था. Okay. तो आप around 2 साल से ये कर रहे हो? 2 साल से कर रहा हूँ मैं. तो formally. For us, मैं भी अभी recently ही trying to educate myself over insurance and everything, और मैंने recently ही अपना insurance करा है. So मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है. So can you break down कि what are the main types of insurances that are available? Correct. That's a great question. और इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, right? Because जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट बकेट्स ऑफ इंश्योरेंस. राइट. तो एक तो हो गई आपकी लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ में अगेन वी कैन बाइफरगेट, बट टिपिकली लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है कि इट्स अ प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली, राइट? फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो अपनी लाइफ में जो आपके पीछे लोग हैं उनके लिए है. तो यू आर थिंकिंग अबाउट देम एसेंशियली, राइट? कि अगर आप नहीं हो तो आपके पीछे भी काम चलता रहना चाहिए, राइट? सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे ऐसा है बाकी सारे इंश्योरेंस लेना तो मैंडेटरी होता है. सो यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट कि हाउस इंश्योरेंस तो घर के साथ आ गया, गाड़ी ली तो पहले इंश्योरेंस तो लेना ही है. सो यू डोंट have any options, you don't have to think about it, you just do it. Right. Life insurance is the only one जो optional है, जो actual में optional वो भी नहीं होना चाहिए, but it is optional. Irony है कि optional है, because whenever I ask my clients या जो लोग जिनको मैं जानता हूँ कि आप बताओ मुझे सबसे बड़ा asset क्या है आपका, तो people normally talk about tangible assets. बड़ा घर है, गाड़ी है, बट एक्चुअली वी आर आवर बिगेस्ट एसेट, राइट? अगर आज मैं ही नहीं हूँ तो वो जो इनकम मैं अगले 20, 25, 30 साल तक जनरेट कर सकता हूँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, दैट इज गॉन, राइट? सो मुझे सबसे पहले अपना एसेट जो ये है विच इज इनकम जनरेशन, पर्सन हु इज जनरेटिंग इनकम, वो प्रोटेक्ट करना है. अगेन आयरनीज के वो कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और एजुकेशन और अवेयरनेस भी नहीं है. बिकॉज लोगों को लगता है कि वी आर इमॉर्टल, हमें कुछ नहीं होगा, जब होगा तो देख लेंगे. दैट्स टिपिकली हाउ पीपल थिंक. मैं भी यही सोचता था. अब मैं ये बता पा रहा हूँ बिकॉज मैंने पढ़ाई करी है, मैं देख रहा हूँ लाइफ केसेस, बट दैट इज यूजुअली. या तो दूसरा रीजन यूजुअली ये होता है कि जिनके साथ या क्लोज फैमिली में कोई इंसिडेंट हो जाता है, दैट इज़ व्हेन पीपल आर लाइक नहीं इंश्योरेंस कराना चाहिए. मेरे खुद के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं मेरे फैमिली में कि दैट इज़ व्हेन एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इंश्योरेंस. करेक्ट. बहुत कॉमन है, राइट? तो हमारे बिजनेस में वी एक्चुअली हैव टू रीच आउट टू पीपल टू एजुकेट देम रादर देन इनबाउंड हमें लीड्स आ रही हैं या लोग आ रहे हैं कि हमें चाहिए. एंड अगेन आयरनी इज कि लाइफ इंश्योरेंस पीपल जो एजेंट्स होते हैं उनका नाम खराब होता है, अरे कॉल कर रहे हैं, अरे बेच रहे, बट इट इज फॉर योर ओन गुड, राइट? राइट. तो वही है कि अगेन क्योंकि कई इंश्योरेंस एजेंट्स एक्चुअली सिर्फ सेलिंग पे फोकस कर रहे हैं. या ऑन द कॉन्ट्रेरी मेरा है कि यार एजुकेशन देनी है. अगर किसी को प्यास लगी है, मैं आपको पानी का ग्लास दे सकता हूँ, पानी तक ले जा सकता हूँ, पियोगे तो आप खुद ही ना. तो मेरा काम है कि आई विल एजुकेट यू, राइट? बाकी इट्स योर डिसीजन, आपको क्या करना है. बट हाँ, थोड़ा सा वो चैलेंज है कि फॉर अस इट्स नॉट इनबाउंड, वी हैव टू गो एंड प्रोस्पेक्ट, और लोगों को एजुकेट करना पड़ता है कि यार ये ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसके बारे में भी आप सोचो. Right. So sorry, coming back to the what are the main types of insurance जो available है? तो I think हम लाइफ की बात करते हैं because मेन टॉपिक हमारा उस पर डिस्कशन चल रही है. तो लाइफ में अगेन जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटली आप
अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो कि अगर आप नहीं हो तो आप आपकी फैमिली इज सेफ गार्ड। इसमें दो तरह की है इंश्योरेंस। सो इफ आई बाइफरगेट इनटू टू बकेट्स, एक आपकी टर्म इंश्योरेंस या टेम्पररी इंश्योरेंस भी आप बोल सकते हैं, एक हमारी परमानेंट इंश्योरेंस है। डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। सो एनीथिंग जो आप टाइमलाइन के हिसाब से उसको मेजर कर सकते हो। आपकी मॉर्गेज इज फॉर अ टाइमलाइन। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो जब तक छोटे हैं तब तक उनकी टाइमलाइन है, एक बारी बड़े हो गए तो एजुकेशन कॉस्ट नहीं है क्योंकि वो पढ़ गए। तो एनीथिंग विच इज टाइमलाइन बेस्ड, उसके लिए वी ऑलवेज डू टर्म इंश्योरेंस। ओके। बट फॉर एग्जाम्पल समवन हैज अ हाउस। अब टेक्निकली जो भी घर हम ले रहे हैं वो कभी ना कभी तो इनहेरिट हमारे बच्चे करेंगे। तो वो बच्चे जब इनहेरिट करेंगे, कैन दे एक्चुअली इनहेरिट दैट हाउस? क्योंकि वो हाउस की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी और हमें नहीं पता व्हेन वी विल पास अवे। राइट। वी जस्ट डोंट नो। तो परमानेंट इंश्योरेंस वहां पे काम आती है जहां पे आपके फाइनल एक्सपेंसेस हैं, आपके फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, आपके कैपिटल गेन टैक्स जो है आपको उसको ऑफलोड करना है। तो ये टैक्स स्ट्रैटेजीज हैं। तो परमानेंट इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। ऑल्दो विद लाइफ विद टाइम आपकी परमानेंट नीड्स कम होती हैं, बट फिर भी आपको परमानेंट इंश्योरेंस चाहिए बिकॉज वी कांट प्रिडिक्ट कि हम लोग कब जाएंगे। That's true. तो ये टर्म और परमानेंट इंश्योरेंस जो है मेन बकेट्स हैं, एंड वी ऑलवेज रेकमेंड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। Okay. So we always structure your policies in a way कि आपके पास कुछ component permanent हो, जो आप एज ए लेगेसी या फिर किसी को प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है तो कैपिटल गेन टैक्स उसका आप राइट ऑफ कर पाओ, एंड देन रेस्ट इज जो आपके एजुकेशन है बच्चों की या मॉर्गेज वगैरह, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए होती है। तो यू कैन डू दैट कि दोनों का कंपोनेंट मिक्स करके आप ले सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट। क्या होता है टर्म इंश्योरेंस? सिंपल टर्म इंश्योरेंस है जैसे कि आपका गाड़ी की इंश्योरेंस है, घर की इंश्योरेंस है। यू कीप पेइंग एन इंश्योरेंस फॉर अ पर्टिकुलर टर्म जो आपने पहले बाय किया है। So term insurance, you have to decide that. You have to decide that. Okay. Term 10, term 20, term 30. Typically these are like most widely used या sold term insurances, right? Okay. तो अगर आप term 20 insurance लेते हो for example, तो 20 years के लिए you will keep paying the same premium. Okay. आपका जो sum insured है वो same है, but अगर 20 साल में आपको कुछ नहीं होता तो that's it. आपके जो पैसे थे वो चले गए. Okay. Right? Like your car insurance. आप प्रीमियम तो हर महीने दे रहे हो, बट जब तक कुछ होगा नहीं तब तक इट इज जस्ट ओके। या तो दैट इज व्हाट अ टर्म इंश्योरेंस इज। व्हाट इज द क्यों मैं टर्म इंश्योरेंस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्म इंश्योरेंस? फॉर अ स्पेसिफिक टर्म एंड अ स्पेसिफिक नीड विच इज टाइम बाउंड। Okay. तो जैसे कि आपका मॉर्गेज है, अगर कोई नया घर लेता है तो नॉर्मली 25 इयर्स होता है। तो टर्म इंश्योरेंस टर्म 20-30 आप ले सकते हो। ओके, कि उसमें मुझे कुछ हो गया तो मेरा घर पेड ऑफ हो जाए, एटलीस्ट माय फैमिली शुड बी एबल टू स्टे इन द सेम हाउस, या और कोई मेरे पास डेट है सो दैट ऑल शुड बी कवर्ड। दैट इज माय इंटेंशन व्हेन आई बाय टर्म इंश्योरेंस। एब्सोल्युटली। ओके। ओवरऑल अगर हम इंश्योरेंस की बात करें ना, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज 2 or 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स, राइट? पहला तो ये होता है कि जो भी आपकी मॉर्गेज डेट्स लाइबिलिटीज हैं वो कवर होनी चाहिए इफ द पर्सन पासेस अवे। सेकंड ये है कि इनकम रिप्लेसमेंट भी तो होनी चाहिए, राइट? आपके खर्चे थोड़ा ना रुक रहे हैं, राइट? आपके घर की मॉर्गेज है, बच्चों की एजुकेशन है, आपके खुद के खर्चे हैं। तो इफ समवन हु इज एन इनकम जनरेटर पर्सन वो नहीं है तो आपको दूसरे स्पाउस के लिए या फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ इनकम भी छोड़ के जानी है। सो दैट इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तीसरा है फॉर योर टैक्स स्ट्रैटेजीज, जो आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की हम बात करते हैं, राइट? क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम, कनाडा में सबसे बड़ा खर्चा क्या है? मॉर्गेज, टैक्सेस। मॉर्गेज से ज़्यादा तो टैक्स है, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी एक्चुअली कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, राइट? तो टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजीज भी हैं जो हम लाइफ इंश्योरेंस के अम्ब्रेला या इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं कवर। तो टर्म इंश्योरेंस या नॉर्मल ओवरऑल इंश्योरेंस, ये टिपिकली 3 चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्टिव्स जो हम लोग दैट इज व्हाई वी डू लाइफ इंश्योरेंसेस। ओके, तो टर्म का तो मैंने समझ लिया कि दिस इज द टर्म, एंड उस टर्म के ऊपर यू डिसाइड कि उस पॉइंट तक व्हाट विल योर डेट्स बी एंड हाउ यू कवर दोस। करेक्ट। अभी जो होल लाइफ इंश्योरेंस होता है, व्हाट इज दैट?
तो परमानेंट इंश्योरेंस में देयर आर 2 कैटेगरीज, सब कैटेगरीज मैं बोलूंगा। एक हमारी होल लाइफ होती है, एक यूनिवर्सल लाइफ होती है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट होल लाइफ। होल लाइफ की पहले बात करते हैं। तो होल लाइफ इज जहां पर आपको गारंटी अच्छी लगती है। गारंटी एज इन कि वॉट एवर प्रीमियम्स यू पे फॉर होल लाइफ, पहली बात तो यू आर कवर्ड फॉर एंटायर लाइफ। एंटायर लाइफ एज पर कनेडियन लाइफ इंश्योरेंस मीन्स 100 years or more or less whenever someone passes away. तो आपकी पूरी लाइफ कवर्ड है एंड द प्रीमियम्स दैट यू पे, बिकॉज पूरी लाइफ की कवरेज है तो प्रीमियम ज्यादा है, अ पार्ट ऑफ दैट प्रीमियम सम परसेंटेज इज फर्दर इन्वेस्टेड फॉर योर लॉन्ग टर्म। जो आप रिटायरमेंट के टाइम पे यू कैन पुल दैट मनी आउट फ्रॉम योर लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स फ्री मनी फॉर रिटायरमेंट। तो होल लाइफ अगेन पॉलिसी परमानेंट इंश्योरेंस है, आपको पूरी लाइफ के लिए प्रोटेक्शन है, बट उसमें जो आप प्रीमियम पे करते हो वो इज कंसिडरेबली वेरी हाई क्योंकि वो परमानेंट इंश्योरेंस है, बट पार्ट ऑफ प्रीमियम इज डिपॉजिटेड इनटू एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जिसपे इंश्योरेंस कंपनी गिव्स यू अ गारंटी 4 या 5-6% डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस कि अगर आप इतना पैसा इतने सालों के लिए डालोगे तो दिस इज गारंटेड दैट यू विल गेट ऑन टॉप ऑफ योर सम इंश्योर्ड। तो लेट्स से अगर आपने $1 million की इंश्योरेंस करवाई तो 20-30 साल 40 साल आपका वो पैसा बढ़ रहा है कुछ, तो यू विल गेट on top of that. So you will get the entire amount that you have paid? Correct. Not entire amount. Some part of that amount will be invested. Okay. And you will get a guaranteed amount. पहले आपको पता होगा कितना मिलेगा। किस एज के बाद I can take that money after retirement? Typically suggested यही होता है कि रिटायरमेंट इनकम के लिए वो आप यूज करो तो मंथली पुल आउट करो, बेसिकली कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, you can decide that. The idea is that you यूज दैट मनी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरमेंट में कनाडा गवर्नमेंट तो आपको कुछ नहीं देने वाली अगर किसी को पता ना हो, राइट, व्यूअर्स को। तो आप उस टाइम पे निकालते हो बिकॉज तब तक तो आप काम कर रहे हो तो यू हैव इनकम जनरेटेड बीइंग जनरेटेड, तो नॉर्मली उस टाइम पे निकालते हैं, बट आप पहले भी निकाल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन के उस लाइफ इंश्योरेंस में कितनी वैल्यू है आपके पैसे की। तो उस हिसाब से आप पहले भी कर सकते हो, बट आइडिया इज कि आप लॉन्ग टर्म बाद में ही रिटायरमेंट के टाइम पे निकालो। बट इसका प्रीमियम ऑब्वियसली डिपेंड होता होगा कितने जल्दी आप इंश्योरेंस लेते हो या नहीं। यस, सो प्रीमियम इज डिपेंडेंट ऑन टिपिकली 3 फैक्टर्स, आपकी एज, आपकी हेल्थ और द सम इंश्योर्ड, आपको कितने अमाउंट का इंश्योरेंस चाहिए। इन चीजों पे डिटरमाइन होता है। तो हमने होल लाइफ का बात किया, व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? यूनिवर्सल लाइफ में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि फॉर समवन हु अंडरस्टैंड्स इन्वेस्टमेंट्स, हु अंडरस्टैंड के यार इन जनरल स्टॉक मार्केट में 12-13-15% का एवरेज रिटर्न आता है, तो उस केस में यूनिवर्सल लाइफ इज ऑल्सो महंगा प्रोडक्ट, थोड़ा पैसा लगता है कंपेरेबल टू होल लाइफ, बट वहां पे यू कैन डिसाइड दैट द पोर्शन ऑफ द प्रीमियम दैट यू पे, वो पोर्शन कौन से इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। यू डू द सेल्फ डायरेक्ट। होल लाइफ में सेल्फ डायरेक्ट नहीं है, कंपनी आपको बोलती है 5% हम आपको देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे यू कैन सेल्फ डायरेक्ट दोज, एंड बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम बोलते हैं कंपाउंड होता है, तो यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई योर वेल्थ टू अ लॉट ऑफ मनी अगर हम 25-30-40 साल का होराइजन ले रहे हैं। एंड देन अगेन वो टैक्स फ्री आप निकाल सकते हो। देयर आर स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन लेवरेज दैट टैक्स फ्री। और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। होल लाइफ में जो प्रीमियम है वो प्रीमियम है, आपको वो देना ही है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यूनिवर्सल लाइफ में लेट्स से आई स्टार्टेड माई प्रीमियम्स, 2 साल बाद मेरी जॉब नहीं है या फाइनेंशियल क्राइसिस है, मैं टेम्परली उसको थोड़ा सा पॉज या कम कर सकता हूँ। आई हैव दैट ऑप्शन। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी हो सकता है कि मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन और अच्छी हो गई है, नाउ आई एम मेकिंग लॉट ऑफ मनी, मैं उस पॉलिसी के अंदर और पैसा पंप कर सकता हूँ, बिकॉज वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन द पॉलिसी, इवन एज पर CRA, दैट इज अ वेरी स्मार्ट टैक्स सेविंग स्ट्रैटेजी जो किसी को नहीं पता। किसी लाइक गवर्नमेंट का कोई कैप है इस पे? यस, CRA का कैप है, क्योंकि मोस्टली दिस पॉलिसी इज यूज्ड बाय पीपल हु आर टिपिकली गुड अर्निंग पीपल। तो जो 100-200,000 $1 million की हम बात कर रहे हैं, वो लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
कि एस्टेट प्लानिंग कैसे करनी है। जो Right. इतना पैसा करा है वो बच्चों को अगर टैक्स लग के जाएगा तो वो तो बचेगा नहीं, right. सो दिस इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट जो यूनिवर्सल लाइफ का है विद अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट। ओके, तो क्या कैप है इस पे? ईयरली हाउ मच कैन यू पुट? दैट इज डिपेंडेंट ऑन आपकी पॉलिसी क्या है, उसमें आपका कितना प्रीमियम्स है, कितना सम इंश्योर्ड है। तो जब भी कोई पॉलिसी लेता है तो पहले पेज पे जैसे CRA हमारा TFSA या FHSA अकाउंट की एक लिमिट हमें बताता है या RRSP, तो ऐसे ही वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में आपको दिख जाता है कि इस साल का कंट्रीब्यूशन लिमिट आपका इतना है, यू कैन कंट्रीब्यूट अप टू दिस मच। ज़्यादा करोगे तो यू विल बी टैक्स्ड। ओके, राइट। तो आजकल जैसे बहुत लोग एजुकेटेड है एंड दे ऑल इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। या वुड आई से कि अगर मैं इफ़ आई हैव मेड अ डिसिप्लिन कि एवरी मंथ 500 मुझे इन्वेस्ट करना इनटू स्टॉक्स, राइट, आई वुड रादर इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल हेल्थ, इन्वेस्ट दैट मनी, बट इट इज़ ऑल्सो ग्रोइंग, बट द ओनली थिंग इज आई कांट रिमूव इट व्हेन आई नीड इट। When you need it, yes, थोड़ा सा एग्जिट के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। टैक्स लगेगा। हाँ, टैक्स लगेगा, आप निकाल कभी भी सकते हो बट टैक्स लगेगा। दूसरा जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, TFSA में भी आप डाल सकते हो। तो TFSA जो है वो बड़ा अच्छा टूल है, व्हीकल है, बिकॉज उस पर किसी भी जो आपका मनी ग्रो हो रहा है TFSA में, उस पर तो आपको टैक्स देना नहीं। सो ऑल योर ग्रोथ इज नॉन टैक्सेबल, बट TFSA हैज़ अ लिमिट, right, yeah, 6,000 7,000, so that's why this is another instrument to leverage। अगर आपके पास 500 से ज्यादा, आपके पास 1000 है, TFSA फुल हो जाए, लिमिट हो गई तो आप ये करो, बिकॉज यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि कंसिस्टेंसी है। काफी लोग कंसिस्टेंट ही नहीं है, राइट, तो यू पीपल इन्वेस्ट आफ्टर एवरीथिंग इज हाँ, क्या right. खर्चे हो गए आप देखेंगे इन्वेस्ट। Invest, बट अगर हम लोग SIP जैसे हम लोग बोलते थे राइट बैक होम, तो इफ वी हैव दैट तो वो बहुत इजी है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि आपको पता है कि आपको इंश्योरेंस का पैसा देना ही है, आप वो पॉज नहीं कर सकते। TFSA वगैरह कई बार बंदा कहता है आज नहीं है अगले महीने करेंगे, हाँ. तो वो थोड़ा डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, एंड दैट्स व्हाई वी रेकमेंड दैट बीइंग यूज्ड अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो। Right. अगर आप हो तो TFSA इज ऑल्सो इक्वली गुड स्ट्रैटेजी। ओके, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट जो हम पहले लाइफ इंश्योरेंस का बात, होल लाइफ का बात कर रहे थे कि व्हेन यू इन्वेस्ट रिटायरमेंट के आसपास या रिटायरमेंट के बाद यू कैन टेक दैट मनी आउट टैक्स फ्री। इज इट सिमिलर इन होल लाइफ एज वेल? राइट, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितना पैसा आएगा इट डिपेंड्स ऑन कितना पैसा ग्रो हुआ है, और पैसा निकालने के भी तरीके हैं अलग अलग, right? Okay. So you can either put your policy as a collateral with a bank. Bank will give you that money. That all will be tax free. You can also get money out of the policy जो policy में है. It is policy loan. तो जब आप policy loan लेते हो, या कई लोग कहते हैं कि हमें policy नहीं चाहिए, हम surrender करते हैं, तो all that will trigger as a taxable income for you. तो ये भी smart strategies हैं कि वो पैसा आपको निकालना कैसे है। क्योंकि अगर आपने उस पैसे पे फिर से टैक्स ही दे दिया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, राइट? सो वी ऑलवेज हैव दीज कॉन्वर्सेशंस के पैसा निकालना इज नॉट लाइक क्लिकिंग अ बटन एंड यू गेट द मनी, बट दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस विच पीपल यूज। तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी फियरफुल कि यार मैं कैसे निकालूंगा पैसा। सब कुछ आपके अकाउंट में ही है, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, आप ही का पैसा है, but there are different ways depending upon how we get the money out of the policy. Right. इसके लिए we need people like you who educate us and show the right way. तो ऐसी चीज़ों के बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते क्योंकि बड़ी confusing है। That's true. People talk about term insurance, but term insurance is for a term. Right. Term खत्म तो उसके बाद क्या आपको आपकी liabilities खत्म हो गई? On average, people buy or switch homes after every 7 years in Canada. I know, I've heard that number. Right? तो अगर कोई कह रहा है कि ये मेरा ड्रीम हाउस है और मैं तो इसी की मॉर्गेज 25 साल 20 साल में दूंगा, तो टेक्निकली डेटा इज नॉट सपोर्टिंग दैट। तो आपकी लायबिलिटी 65-70 में भी खत्म नहीं हो रही क्योंकि आप घर ले रहे हो तो वो मॉर्गेज बढ़ रही है, या आपके और खर्चे हैं। तो परमानेंट इंश्योरेंस भी होना जरूरी है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में विद टर्म इंश्योरेंस डेफिनेटली। बट कुछ आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स है दैट कैन सपोर्ट कि जिन्होंने इंश्योरेंस, ओके लेट्स स्टार्ट विथ बैड स्टोरीज फर्स्ट, कि जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया
and how they had to suffer, especially in Canada. करेक्ट. देखो पहली चीज़ तो विच अ लॉट ऑफ व्यूअर्स आपने भी शायद देखा होगा, फेसबुक ग्रुप्स या सोशल मीडिया इज फ्लडेड विद GoFundMe कैंपेन. Yeah. North American thing. GoFundMe इज क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर इग्नोरेंस. Yeah. आपको पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, ली ही नहीं इंश्योरेंस, तो नाउ योर फैमिली इज सफरिंग, राइट. मेरे पास बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. सो सिंगल मदर इन कैलगरी, उनका मुझे फ़ोन आता है. शी वॉज नॉट माई क्लाइंट. फ़ोन उनका आया कि माई मदर इज़ हेयर विजिटिंग मी ऑन अ ट्रैवल इंश्योरेंस, आई हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस. उनका थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम आया है, तो शी इज़ नाउ सीकिंग मेडिकेशन. शी इज़ हॉस्पिटलाइज. तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना जो दिमाग लगाया, शी गॉट अ $25,000 इंश्योरेंस, क्योंकि सिंगल मदर हैं, एक्सपेंसेस बजट का थोड़ा है. उनका बिल ऑलमोस्ट 42,000 आ गया. अब सिंगल मदर के लिए वो 15,000 एक्स्ट्रा देना विल बी मल्टीपल ईयर्स ऑफ टास्क, राइट. तो ये क्लासिक एग्जाम्पल था, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह में भी कई बार लोग बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो करते हैं. तो या पेरेंट्स हेल्दी है, कुछ नहीं है, दे आर ओनली कमिंग फॉर 4 months 6 months. तो ये बड़ा मेरे को अभी रिसेंट ही केस आया था, तो आई वॉज फीलिंग सैड, बट ऑब्वियसली एजुकेट किया, क्या अगली बार ध्यान रखना. तो ये 6 महीने पहले की बात है, उनकी मदर का ट्रीटमेंट हुआ, वो वापस चले गए. अभी वो लास्ट वीक दोबारा आए हैं, तो अब इन्होंने 100,000 की इंश्योरेंस मेरे से ही करवाई. कि उनको लगा कि अब मुझे ज़्यादा चाहिए, प्लस आई वॉज एबल टू एजुकेट एंड पैसिफाई हर कि हाँ यार, जो हो गया वो तो हो गया, बट प्लीज़ मेक दिस डिसीजंस वाइजली. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये एक केस था. और कोई अच्छा केस जिधर उन्होंने इंश्योरेंस तो ले लिया, बट दे एक्चुअली even got the benefits, used it. बड़ा अच्छा केस है. मेरे नोन फ्रेंड हैं ओंटारियो में, तो उनको इंश्योरेंस दी. तो नॉर्मली इंश्योरेंस जब मैं प्रोवाइड करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, तो क्रिटिकल इंश्योरेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लोगों को नहीं पता. किस बकेट में आता है क्रिटिकल? लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट है. ओके. Critical insurance is an insurance which is paid out to the beneficiary if they are diagnosed with one of the critical illnesses, such as heart stroke, कैंसर, कोई डेफ हो गया, कोई स्किन बर्न हो गया. तो 25-30 लिस्ट ऑफ डिजीजेज हैं, जो सिर्फ अगर आपको डायग्नोज होता है तो यू गेट पेड दैट इंश्योरेंस. लमसम जो अमाउंट इंश्योर्ड है वो आपको दे दी जाएगी, टैक्स फ्री मिलता है. तो मेरे एक किसी नोन ने, मैंने उनको बोला, वो थोड़ा रेजिस्ट कर रहे थे क्या क्रिटिकल इंश्योरेंस क्या होगा, क्या लेना. बट इफ आई टेल यू द डेटा, 1 out of 2 people in Canada are diagnosed in cancer in their lifetime. That's the data. Not कि they will die, but they are diagnosed with cancer, right? Yes. तो क्रिटिकल इलनेस मैंने उनको दी, $50,000 की उनकी थी. और लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ द ईयर उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ. तो द क्राइटेरिया इज कि जब भी आपको डायग्नोज होता है, यू हैव टू सर्वाइव फॉर 30 days. ओके. क्योंकि अगर आप सर्वाइव नहीं करें तो फिर तो इंश्योरेंस ही आपको मिल जाएगी, बट अगर यू सर्वाइव फॉर 30 days तो यू आर एबल टू गेट. तो शी वॉज ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा इतना ज़्यादा डेडली नहीं था, पकड़ा गया, ट्रीटमेंट चल रहा है. तो शी गॉट $50,000 टैक्स फ्री मनी, नथिंग दैट शी हैज़ टू पे टैक्स ऑन. तो इसका फ़ायदा ये हुआ उनको, क्या, एक तो उनको $50,000 मिल गए. अब ट्रीटमेंट तो आपका फ्री हो रहा है कनाडा में, बट अंडरस्टैंड द मेंटल स्टेट ऑफ अ पर्सन हु इज डायग्नोज्ड विद हार्ट अटैक, कैंसर. आपको मे बी बैक होम जाना है, आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना है, आपको सेकंड ओपिनियन के लिए कोई और कंट्री में जाना है, तो ये पैसा तो आपकी जेब से आ रहा है ना. ये तो हेल्थ केयर नहीं दे रहा. नहीं. तो दिस इज वाई मैंने उनको सजेस्ट किया, नॉर्मली हम करते हैं, और आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि वो इस चीज़ का यूज़ कर पाए. Okay, that's very good to know. Sad story है कि कैंसर डायग्नोज हुआ, but again it's a ray of hope, right? ऐसा होना, yeah, exactly. बहुत आसान हो जाती है. मेंटल स्टेबिलिटी ठीक हो जाती है. किसी ने जॉब से टाइम ऑफ लेना है तो वो कैसे लोगे आप? कंपनी विल नॉट पे यू द मनी. No, exactly. तो ये सिचुएशन एक थी. But totally opposite of critical illness would be pre-existing conditions. Correct. जिनको ऑब्वियसली लाइक मे बी डायबिटीज है, हार्ट कंडीशंस है, किडनी डिजीजेस, ये सब है. हाउ डज इंश्योरेंस वर्क फॉर देम जिनका प्री एग्जिस्टिंग है? तो जब भी हम इंश्योरेंस एप्लीकेशन करते हैं, काफ़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, एज सिमिलर टू अ मॉर्गेज.
Okay. बहुत सारे पेजेस हैं, मेडिकल क्वेश्चनर्स हैं, हेल्थ क्वेश्चंस हैं, नॉट ओनली फॉर द इंश्योर्ड बट ऑल्सो फॉर द फैमिली। तो Okay. जब भी कोई इंश्योरेंस लेता है तो पहली चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि यू कैनॉट जस्ट बाय इंश्योरेंस व्हेन यू वांट इट, बिकॉज योर हेल्थ माइट नॉट अलाउ यू, राइट। तो इंश्योरेंस इसीलिए हम कहते हैं कि यार जब हेल्थी हो तो ले लो। तो मेडिकल क्वेश्चनर होता है, तो उसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी विल डिसाइड हाउ रिस्की यू आर। अगर आप ज़्यादा रिस्की पर्सन हो, अगर आपकी फैमिली में बीपी शुगर है, तो इट इज़ पॉसिबल कि इंश्योरेंस कंपनी आपको बोले कि यू हैव टू पे अ प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस। तो अगर कोई एक्स देता है तो आपको 25% 50% ज़्यादा देना है, बिकॉज यू आर in a more critical category. Right. तो But मिल सकता है आपको इंश्योरेंस? मिल जाता है नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अनलेस आपको आप कैंसर में हो तो तब शायद नहीं मिलेगा, या आपको हार्ट का हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़े, बट नॉर्मली इंश्योरेंस मिल जाता है विद अ प्रीमियम। एंड देन समटाइम्स देयर आर स्पेसिफिक कंपनीज जो जहाँ पर इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाती है, तो दे आर स्टिल एबल टू कवर यू बट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट, अगर आपको वैसा भी है। तो वो कुछ इंश्योरेंस आर फेमस फॉर कवरिंग पीपल व्हेन यू आर नॉट कवर्ड बाय अ नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनी, जिसको बहुत ज़्यादा प्री एग्जिस्टिंग्स होते हैं, तो वो भी ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस कंपनी। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि ऐसे और इंश्योरेंस कंपनीज है दैट इफ यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलर कंपनीज यू कैन ट्राई देयर एंड मे बी वो आपको इंश्योरेंस अप्रूव फॉर अ स्मॉल अमाउंट यू विल पे मोर, बट ओके मे बी यहाँ पे $1 million का इंश्योरेंस है, यहाँ 50,000 का होगा, बट आपका प्रीमियम हाई होगा, ज़्यादा होगा, बट आपको मिल जाएगी अगर किसी को एक्चुअली में चाहिए right? तो क्योंकि कई बार यहाँ पे मैंने लोगों की सिर्फ फ्यूनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस करी है। फ्यूनरल ही लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कईयों के पास इतना ही पैसा नहीं है कि वो 10-15,000 की फ्यूनरल, जो एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, वो अफोर्ड कर पाए। तो बॉडी आपकी पड़ी हुई है, तो वो सिर्फ अपने लिए करते हैं कि यार एटलीस्ट इफ़ आई एम नॉट देयर, मेरी फैमिली कम से कम मुझे फ्यूनरल तो ठीक ठाक करवाते। तो दैट इज द इंश्योरेंस वी आल्सो हैव इन द इंडस्ट्री। ओके, एंड हाउ अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो मे बी बाय बर्थ हो लोगों को, हाउ डज दैट वर्क? अगेन किस टाइप का डिसऑर्डर है, राइट, उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेडिकल क्वेश्चनर में बहुत सारी चीजें होती हैं। सो बेसिकली आई कैन से कि ये डिसीजंस इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, इंश्योरेंस कंपनी में जैसे मॉर्गेज में मॉर्गेज अंडरराइटर का होता है, बैंक का होता है, लेंडर का। यहाँ पे अंडरराइटर आपको जो क्वेश्चंस पूछेगा आपको आंसर करने हैं, प्लस अ लॉट ऑफ टाइम्स टिपिकली व्हेन वी आर डूइंग मोर देन $1 million, तो वहाँ पे आपका पैरामेडिकल ब्लड टेस्ट तो मैंडेटरी होते हैं। If it is more than $1 million, more than $1 million, less than $1 million में typically companies can decide कि हमें करना है या नहीं करना। बट अगर आप मिलियन से ज़्यादा इंश्योरेंस करते हो, इवन इफ इट्स $1 million, $1, तो आपको पैरामेडिकल ब्लड टेस्ट सब कुछ आपका होता है इंश्योरेंस से पहले। दैट्स अ मैंडेटरी पार्ट। हाउ मच वुड यू रेकमेंड कि किसी को मिनिमम तो इतना करवाना ही चाहिए? $1 million का तो होना ही चाहिए इंश्योरेंस। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, बिकॉज मिनिमम फॉर एवरीवन कुड बी डिफरेंट। फॉर समवन हु अर्न्स अ लॉट, हैज लॉट ऑफ लाइबिलिटीज, उनके लिए शायद $5 million इज अ मिनिमम। फॉर समवन 200,000 कुड बी मिनिमम। तो नॉर्मली ना रूल ऑफ थंब हम लोग एक डाइम मेथड यूज करते हैं। तो डाइम मेथड इज एसेंशली D फॉर योर डेट्स, I फॉर योर इनकम, M फॉर योर मॉर्गेज एंड E फॉर योर एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। तो ये कैटेगरीज में हमें सारे जो नंबर्स हैं वो प्लग इन करना है। तो लेट्स से किसी के पास डेट्स हैं, जो कि गाड़ी की डेट हो गई या कोई घर, मॉर्गेज, एवरीथिंग। तो लेट्स से किसी के पास 100,000 की डेट है, आपने कोई लोन लिया हुआ है, बैंक से लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह लिया हुआ है, तो लेट्स से एग्जांपल 100,000 आपका डेट है। उसके बाद आ गया इनकम। रूल ऑफ थंब कैनेडियन इंश्योरेंस ये कहती है कि यू शुड एटलीस्ट डू अ रिप्लेसमेंट ऑफ 10 years ऑफ योर नेट इनकम, साल की। तो अगर किसी की साल की नेट इनकम 50,000 है, तो 50 into 10 500,000 का आपके पास कॉर्पस पीछे छोड़ के जाओ अपनी फैमिली के लिए। कम से कम इतना ना, पीपल कैन आर्ग्यू कि मुझे ज़्यादा करना है कम, बट अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो हम 500,000 में राइट इतना, तो 100,000 डेट हो गया, इनकम आपका 500 हो गया। उसके बाद आ गया मॉर्गेज। तो लेट्स से किसी की मॉर्गेज 300,000 है, राइट। तो मॉर्गेज 300 है, तो 300 प्लस 500 800 प्लस 100 विच इज डेट 900,000। किसी का बच्चा नहीं है अगर,
or if you don't have any existing life insurance, right? So your need as per this formula is $900,000. ओके राइट अगर आपके पास बच्चे हैं, एक है, दो है, कितने बड़े हैं, दोज नीड्स दैट विल एड अप, लेट्स से 50,000 100,000. बच्चे की स्कूलिंग है, चाइल्ड केयर है. तो रूल ऑफ थंब डाइम मेथड जो है बड़ा कॉमन मेथड है हम जो यूज़ करते हैं, एंड वी ऑल्सो कॉल दिस एज फाइनेंशियल नीड एनालिसिस. तो हम जब भी किसी की इंश्योरेंस करते हैं पहले हमें यही करना है कि पहले पता तो करें कि आपको चाहिए कितनी, बिकॉज पीपल आर अनअवेयर कि चाहिए कितनी. और ये अगेन डिपेंड भी करता होगा कि एट व्हाट एज एंड लाइफ स्टेज आप इंश्योरेंस ले रहे हो. उस पर इतना नहीं डिपेंड करता, क्योंकि अगर जो बड़े हैं जिनके बच्चों का एजुकेशन हो गया है तो फिर वो कंपोनेंट ही नहीं है ना आपके पास. Right. या अगर मेरा आज बच्चा नहीं है या किसी का फैमिली में बच्चा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि उनको एजुकेशन वाली बकेट उनकी भरेगी ही नहीं. बट यस, योर इंश्योरेंस नीड्स विल कीप ऑन चेंजिंग एज यू ग्रो ओल्ड. राइट. फाइनेंसेस, फैमिली, तो वो चेंज होता रहता है. ओके, बट ये इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डज इट ऑफसेट अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक RRSP, RESP? व्हाट डू यू मीन बाय ऑफसेट? कि अगर मैंने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया, हाँ जी, जैसे हम होल इंश्योरेंस का बात कर रहे थे कि ड्यूरिंग रिटायरमेंट आई विल बी एबल टू पुल आउट, डू आई स्टिल इन्वेस्ट इनटू RRSP? और टेक्निकली यस, बिकॉज अगेन ये सारे ना इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव आपको यूज करने हैं. RRSP अगर आपका एम्प्लॉयर आपको मैच दे रहा है, right, तो इट्स अ स्ट्रेट 100% Yes. दैट यू आर गेटिंग, राइट. बट वो RRSP 100% तक रुकना नहीं चाहिए. यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू इन्वेस्ट दैट मनी इन RRSP ताकि वो ग्रो हो. Because RRSP is just deferring your taxes to a longer term. Right. पैसा तो आपको बाद में भी देना है, अभी instant benefit आएगा. You have to make sure whatever instrument you leverage, you are taking care of taxes that you will write off or offset when you retire. Okay. तो RRSP का जो पैसा है या TFSA का जो पैसा है वो ग्रो करना चाहिए उस अकाउंट में. अगर वो ग्रो नहीं कर रहा तो I'm sorry, you are essentially getting poorer every day. That's पैसा true. ग्रो ही नहीं कर रहा. राइट. बट हमने अभी लाइफ इंश्योरेंस का बात किया, एंड उसके अंदर आपने बोला 2 सब कैटेगरीज होता है, होल एंड यूनिवर्सल. परमानेंट एंड टर्म Yeah. बेसिकली. यस. नहीं, टर्म नहीं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर देयर आर होल एंड यूनिवर्सल. ऐसा टर्म इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस. Okay, बट उसको हम टर्म लाइफ इंश्योरेंस के नाम से बोलते हैं. बट फिर आपने बताया क्रिटिकल इलनेस. करेक्ट. ऐसे और बहुत, आई एम श्योर, जैसे मैंने सुना है शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी होता है. सो इट इज जस्ट सो कंफ्यूजिंग. मुझे तो सब कुछ चाहिए. इफ आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट, आई वांट टू बी इंश्योर्ड अंडर क्रिटिकल इलनेस. अभी यू कन्विंस्ड मी टू गेट दैट. आई वांट शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी कि इन केस इफ आई go through something, I want that insurance. I want long term disability. Yes. क्योंकि I am a liability then to my family. Yeah. And I'm not generating income. तो ये बहुत confusing नहीं है ये सब? Confusing बहुत है, but government also has ton of programs to support all these things. Okay. Right? जैसे कि नॉर्मल जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के लिए उनके पास बेनिफिट्स हैं डिसेबिलिटी के लिए. अल्बर्टा गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल देती है. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी इज टिपिकली कवर्ड इफ़ यू आर वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर. तो जो एम्प्लॉयर की इंश्योरेंस है उसमें आपका ये चीज़ कवर्ड होती है. राइट. बट वो इतना अमाउंट नहीं होता, राइट? आप कहीं से भी लो, आपको टोटल उतना ही मिलेगा. तो यू कैन नॉट गेट मोर देन वॉट यू आर अर्निंग. So let's say your employer is giving you this much of short-term disability, you can take from another company, but उसका एक proportionate ratio है. आप disability पे आपको most of the cases में 100% income तो कभी भी नहीं मिलती. There will always be a proportionate figure. तो अगर आप मल्टीपल कंपनीज के पास भी जाओगे तो टोटल आपको उतना ही मिलेगा जो टोटल प्रोपोर्शन है. इट डिपेंड्स ऑन माय इनकम. मेरे इनकम का कोई पार्ट ही मुझे मिलने वाला मिलेगा. आपको पूरा तो मिलेगा भी नहीं वैसे. और ये अल्बर्टा से कवर्ड है, आप बोल रहे हो? अल्बर्टा से कुछ कवर्ड होती हैं शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटी वगैरह. वर्कर्स एक बेनिफिट होता है जो खासकर जो हमारे लेट्स से ऐसी थोड़ी जॉब्स में है जो लेट्स से ट्रेड जॉब्स में है, कोई बुचर है, कोई लेट्स से मैकेनिक है, कुछ है. तो वो थोड़ी जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पर अगर ऑन द ड्यूटी अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी होती है तो वो भी कुछ हद तक कवर्ड होती है. ऑब्वियसली इट डज नॉट कवर यू अ लॉट, बट
समथिंग इज बेटर देन $0, राइट? Okay. तो कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी हैं, बट मोस्टली शॉर्ट टर्म डिसेबिलिटीज़ जो थोड़े से ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पर थोड़े रिस्की प्रोफेशंस हैं, ट्रक ड्राइवर्स, मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, जिनका हाथ का काम है, वो लेते हैं, या फिर आप अपने जो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, बट इफ अगर मैं अभी सर्च करने जाऊँ कि Yeah. अल्बर्टा से मुझे कितना कवर्ड है, करेक्ट। तो और मैंने पर्सनल भी ले लिया Yeah. ऑन टॉप ऑफ इट, तो भी आई विल बी इंश्योर्ड अंडर बोथ, मुझे Yeah. दोनों जगह से पैसा मिलेगा। दोनों से मिलेगा। इट्स जस्ट दे टॉक टू ईच अदर कि ओके इनसे इतना आ रहा है तो आई विल कवर दिस मच मोर। करेक्ट। मोस्टली जो एम्प्लॉयर की या फिर जो अल्बर्टा गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल है, दैट इज टिपिकली गिवन टू यू व्हेन समथिंग हैपेंस, जब आप काम पे थे। काम पे थे, अगर काम पे नहीं है, काम पे नहीं थे तो वो जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं दे विल कवर यू फॉर दैट। तो जो मैं पर्सनल इंश्योरेंस अगर लेती हूँ काम पे नहीं होने के लिए कवर करेंगी। काम पे नहीं थे, आप स्लिप हो गए या किसी का हार्ट ही टूट गया, कुछ यहाँ भी पे हो तो गया, स्नो में तो हर दूसरे दिन स्लिप होता है कोई, सो दैट इज वेयर पर्सनल इंश्योरेंस विल कवर यू। यस, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बिकॉज टेक्निकली इफ यू आर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसेबल्ड यू कैन नॉट डू द सेम जॉब, राइट? अगर आप वो जॉब कर सकते हो, लेट से मेरा टांग टूटा है बट मैं घर में बैठ के काम तो ऑफिस का काम कर तो सकते फिर हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट दैट। ओके, मतलब यू द एलिजिबिलिटी सेज कि अगर आपको डिसेबिलिटी है और आपको क्लेम करना है तो आप अपनी जॉब की ड्यूटीज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दैट इज व्हेन, ओके, अगर आप जॉब की ड्यूटी कर सकते हो तो भैया जॉब करो, ओके, राइट? और द दैट प्रोपोर्शन विल डिक्रीज। तो और ये सब यूजुअली जो कॉमन लोगों को क्वेश्चंस होगा अराउंड इंश्योरेंस, an advisor like you would be the best person to talk to. Absolutely. So अभी पीछे एक मैं काफ़ी स्टडीज़ और रिसर्च वगैरह देखता हूँ डेटा की, तो उसमें एक स्टडी थी जिसमें लिखा था कि इट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडेक्स। आप अगर गूगल भी करोगे तो उसमें लिखा था कि 40% लोग अपने फाइनेंस की वजह से मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। वो तो आई थिंक सबको पता है, राइट? एंड उस स्टडी ने ये भी बोला कि अगर यू आर वर्किंग विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो स्ट्रेस आपका 30% 40% तक कम हो जाता है इफ़ यू वर्क विद अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। क्योंकि काफ़ी लोगों को चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, काफ़ी टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज हैं। तो ये डेटा हैं जो शो करते हैं कि इफ़ यू वर्क विद अ लाइसेंस गुड फाइनेंशियल एडवाइजर तो इट डेफिनेटली इफेक्ट्स योर फाइनेंशियल वेलबींग एंड मेंटल स्टेट। तो आप बहुत प्रोग्राम्स के बारे में जैसे आपने मेंशन किया, और कोई गवर्नमेंट रिसोर्सेज या प्रोग्राम्स या मे बी पीपल जो कैन नॉट अफोर्ड इंश्योरेंस या फॉर अदर रीजंस, कोई है ऐसे गवर्नमेंट? देखो, प्रोग्राम तो गवर्नमेंट के ऐसा कुछ नहीं है। आपका हेल्थ केयर इज कवर्ड थ्रू योर हेल्थ कार्ड, राइट? लाइफ इंश्योरेंस डेफिनेटली इज समथिंग दैट आपको वो इंडिविजुअली ही खरीदना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी की हमने बात करी, वो भी कवर्ड कुछ एम्प्लॉयर करता है, कुछ आपके अल्बर्टा में या अलग अलग प्रोविंसेस के अपने वर्कर्स के लिए प्रोग्राम है। बट टेक्निकली आपका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपको खुद ही अनफॉर्चुनेटली कवर करनी पड़ेगी। ओके, और कोई ऐसे रिसोर्स नहीं है। या फिर ऑब्वियसली अगर आपके पास इतनी लेगेसी है या इतना पैसा कुछ छोड़ गया आपके लिए, आपके पास पैसा है तो वो कवर करेगा, बट नो वन विल कवर दैट, वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ओके, सो आप ये ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहे हो। आर देयर एनी पर्टिकुलर चैलेंजेस जो इमिग्रेंट्स फेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस और दे हैव हार्ड टाइम? आई थिंक पहली चीज़ तो अवेयरनेस ही है। सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है, बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं तो मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स आर न्यू कमर इमिग्रेंट्स, जिनको 2, 3, 4, 5, 10 साल हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन है जो यहाँ पर आए हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव, थ्राइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहला चैलेंज तो यही है कि किसी को अवेयरनेस ही नहीं है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। ऑल्सो लाइक डू यू थिंक कि जब न्यू कमर्स आते हैं तो देर आर प्रायोरिटी लिस्ट इतना लंबा होता है, गेट अ जॉब, गेट अ हाउस, जॉब में ग्रो करो, गाड़ी लो, बच्चा करो, देन यू हैव टू थिंक अबाउट, वो खत्म ही नहीं होता दैट यू थिंक अबाउट इंश्योरेंस। यस, राइट? तो अगेन आयरनी है कि चेकलिस्ट में इंश्योरेंस बहुत पीछे जाती है। राइट, आप खुद सोचो, टेक्निकली व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू बाय अ हाउस, राइट, हम लोग कितनी जल्दी क्लोजिंग करनी है, बिडिंग वॉर हो रही है, फटाफट मॉर्गेज अप्रूवल करो। सो वी आर एक्चुअली
इन अ हरी एक लोन लेने के लिए जो हमें 25 साल देना है विद इंटरेस्ट, राइट? फटाफट हम उसको जॉब से भी छुट्टी ले रहे हैं, घर देखने जा रहे हैं कि हमें लोन मिल जाए जो हमें देना है 25 साल विद इंटरेस्ट, राइट? बट लाइफ इंश्योरेंस की डिस्कशन ही नहीं हो रही, वो आपकी चेकलिस्ट में है ही नहीं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रही है, कर लेंगे वो $50, $100, $200 इज टू मच फॉर यू, राइट? तो देन इट्स अ क्वेश्चन अबाउट प्रायोरिटीज एंड इग्नोरेंस, राइट? मैं इस अभी हमारा बात चल रहा है तो आई विल शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मे बी व्यूअर्स को, क्योंकि दे आर वॉचिंग दिस, उनको भी एक लेसन एज मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल. बट मेरे डैड, ही वॉज सो यंग, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, एंड मेरी मॉम हाउस वाइफ थी, एंड मी एंड माई ब्रदर, वी बोथ वर इन स्कूल, grade 7 और grade 5, और ही वॉज हेल्दी, मतलब कुछ भी इश्यूज कुछ भी नहीं, ही इज सच अ स्लिम ट्रिम फिट ऐसे थे. बट सडनली ही पास्ड अवे, मतलब कुछ उनको बीमारी हुआ एंड विद इन अ वीक ही वॉज गॉन, एंड देन एवरीथिंग फेल ऑन माई मॉम, राइट? तब मेरे डैड का इतना अच्छा इंश्योरेंस भी नहीं था, सो शी हैड टू स्टार्ट वर्किंग. तब माई मॉम वॉज थिंकिंग कि अरे इंश्योरेंस लिया होता तो अच्छा होता, ऐसे होता, इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता. ऑल्दो इंडिया में इट इज़ डिफरेंट कि देर इज़ अ होल कम्युनिटी दैट कम्स टू योर सपोर्ट, मतलब जिनके साथ हमने शायद इतना बात भी नहीं किया था, या नेबर्स, एवरीवन वाज देयर टू सपोर्ट अस एंड वी सर्वाइव्ड. बट यहाँ पे हर कोई अपना लाइफ जोड़ने में इतना बिजी है, और वो कम्युनिटी फैक्टर मिसिंग है. तो आई थिंक व्हेन यू लैंड इन कनाडा, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज गेट इंश्योरेंस, राइट? गेट समथिंग, या इट इज नॉट कि आपने जो ले ली वो ले ली. इट इज इम्पॉर्टेंट. आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज करा, अगेन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि कोई माने या ना माने, when someone in the family who is bread earner or who has responsibility passes away, तो एक दुख तो बंदे के जाने का है, right. उससे बड़ा दुख है कि यार अब खर्चों का क्या होगा, right. अब घर कैसे चलेगा, अब मुझे बाहर काम करना पड़ेगा, मुझे डबल जॉब्स करनी पड़ेंगी. तो हाउ डिफिकल्ट इज दिस टू अंडरस्टैंड, राइट? कि ये, और ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, we can't predict. वही आई थिंक द मेजर फैक्टर इज कभी भी हो सकता है, पीपल जस्ट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, कि जब होगा तो देख लेंगे. तो फिर वही है, if someone who is well prepared, their family will be grateful. जो नहीं होगा काम तो पीछे वाले करेंगे ही, सर्वाइव तो करना पड़ता है. दैट्स ट्रू. इट्स जस्ट हार्ड फॉर द पीपल हु यू लीव बिहाइंड. बट कमिंग बैक, कि हाउ डज इंश्योरेंस वर्क फॉर जिनका बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाउ डज इट वर्क फॉर देम? तो सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए ना, अगेन जो हमने काफ़ी चीज़ों की बात करी, तो सेल्फ एम्प्लॉयड बिकॉज उनके पास कोई एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ बेनिफिट्स नहीं है. सबसे पहले तो हेल्थ एंड डेंटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, राइट? क्योंकि हमारा डेंटल, हेल्थ, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन काफ़ी कवर्ड है अगर वी आर वर्किंग फॉर एन एम्प्लॉयर. तो हेल्थ एंड डेंटल उनके लिए ज़रूरी है, डिपेंडिंग अपॉन सेल्फ एम्प्लॉयड किस कैटेगरी में है. अगर कोई बंदा मे बी प्लम्बिंग करता है, या कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, थोड़े रिस्कियर जॉब्स हैं. मे बी ट्रक ड्राइवर भी कई लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड जो करते हैं, अपना ट्रक है, तो इनको डिसेबिलिटी इंश्योरेंसेस भी करवानी ज़रूरी हैं. हेल्थ एंड डेंटल चाहिए. लाइफ इंश्योरेंस तो अक्रॉस सबको चाहिए, राइट? बिजनेस ओनर के लिए अपना की पर्सन इंश्योरेंस, फॉर एग्जांपल, राइट? तो लेट्स से 2-3 बिजनेस पार्टनर्स हैं, उसमें कोई पार्टनर ज़्यादा काम करता है, किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, या आपका कोई एम्प्लॉई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं है तो योर बिजनेस विल बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव. तो आप की पर्सन इंश्योरेंस करते हो, आप क्योंकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हो अपने इन कॉर्पोरेशन में या बिजनेस में, तो आप एक दूसरे के नाम पे भी इंश्योरेंस बिजनेस ओनर्स लेते हैं, कि अगर एक चला गया तो आपके पास इंश्योरेंस हो, आपके उस पर्टिकुलर जो भी आपका रेशो है, राइट, इक्विटी का या शेयर होल्डिंग का. और दूसरा, अगर किसी का बिजनेस है, लेट्स से किसी का रेस्टोरेंट है, तो आपको अपने रेस्टोरेंट के वर्कर्स के लिए इंश्योरेंसेस लेनी है, तो हेल्थ एंड डेंटल आप उनके लिए भी लोगे, मे बी लाइफ इंश्योरेंस भी दोगे. दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स इन द मार्केट, फॉर एग्जांपल, राइट? तो हम लोग बिजनेस की भी, स्मॉल बिजनेस वगैरह के लिए भी वी डू ऑफर. या यू बिकम द एम्प्लॉयर, और जो बेनिफिट्स जॉब पे हमें मिलती है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, कि जो
जॉब वालों को मिलता है, दैट आई हैव टू प्रोवाइड नाउ. तो बिजनेस का इंश्योरेंस तो कर ही रहे हो, बट आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी आपको प्रोटेक्ट करना है. तो एंड ये टैक्स में बेनिफिट होता है उनको, फिर बिजनेसेस को, बिजनेस वालों को बिल्कुल होता है. अगर आप इनकॉर्पोरेशन पे ऑब्वियसली, तो ऑल द प्रीमियम्स दैट यू पे, इट इज टैक्स डिडक्टेबल. यस. ओके. अपार्ट फ्रॉम ये जो हमने बोला कि लोग सीरियसली नहीं लेते या दे डोंट पुट थॉट इनटू, सेकंड मेजर रीजन वुड बी एक्सपेंस. इट वुड फील लाइक कि अभी $500 चला जाएगा पॉकेट से, मे बी कल सोचते हैं. सो जिनका ये माइंडसेट है या जो इसलिए पुश कर रहे हैं कि दिस सीम्स एक्सपेंसिव, व्हाट वुड योर एडवाइस बी कि हाउ शुड दे मैनेज देयर बजट, या हाउ शुड दे गो फॉर चीपर ऑप्शंस या इन द बजट? करेक्ट. तो आई थिंक इसमें दो क्वेश्चंस हैं, राइट. एक तो आर देयर एनी चीपर ऑप्शंस अवेलेबल और कैन वी स्टार्ट विद समथिंग, और दूसरा है कि यार बजटिंग कैसे करें. तो अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास इनफ पैसा नहीं है, तो मैं वो अग्री नहीं करूँगा, बिकॉज हमारे पास स्टारबक्स की कॉफ़ी का पैसा है, राइट. मे बी हफ्ते में 2 बारी वी आर एबल टू डू दैट. प्रायोरिटी की बात आ जाती है, राइट. तो जब ऐसे क्वेश्चंस कोई करता है या सोचता है, तो देर आर 2 questions which I ask. पहला क्वेश्चन कि टेल मी वन थिंग, इफ समथिंग हैपन्स टू यू टुडे टुमारो इन शॉर्ट टर्म, इज योर फैमिली फाइनेंशियली रेडी? पहला क्वेश्चन. दूसरा, डू यू रियली लव एंड केयर अबाउट योर फैमिली, राइट. तो ये उसको सोचने में मजबूर करता है कि उसकी प्रायोरिटाइजेशन उसको चेंज करनी है, राइट. दूसरी जहाँ बात आती है बजट की, राइट. वेन एवर समवन अप्रोचेज अस कि यार हमें इंश्योरेंस चाहिए, तो कितनी चाहिए और बजट कितना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स या फैक्टर्स हैं. क्योंकि आपको चाहिए इतनी बट आप अफोर्ड इतना कर सकते हो. तो हमारा नॉर्मली सजेशन ये होता है, पहली चीज़ तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि आप बजटिंग कर कैसे रहे हो. तो समटाइम्स आई कैन हेल्प पीपल और आई हैव हेल्प पीपल कि आप मुझे बताओ कि आपकी इनकम कितनी है, आपका किस बकेट में कितना खर्चा जाता है, एंड मे बी ट्राई एंड सी इफ वी कैन सेव $50-70 फ्रॉम योर बजट. और वो हर घर में, चाहे कोई जितना मर्जी कमाए, 100-200-30,000, वी ऑल कैन डू दैट. तो बजटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि प्रायोरिटी की बात है. और दूसरा, वी कैन स्टार्ट स्मॉल. व्हेन आई से स्मॉल, इट डज नॉट मीन कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1 मिलियन की है तो आप 200 का ले लो, क्योंकि वो तो फायदा ही नहीं, आपकी तो मीट ही नहीं हुई, राइट. आप लो 1 मिलियन का ही, बट आप छोटे टर्म के लिए ले लो. गो फॉर टर्म 10. एक 35 years नॉन स्मोकर मेल फीमेल की टर्म 10 $500,000 की, मेरे ख्याल से $30-40 की आएगी महीने की. What is $30-40? Yeah, no. Right? Then when you have more money, you can always convert the term. You can always buy more later. Okay. But at least आज अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हो और वो आपको पूरा कर रही है, तो आपकी हेल्थ इज ऑल्सो सिक्योर्ड. बिकॉज आज आपके इंश्योरेंस के लिए आपके टेस्ट होंगे, यू विल आंसर द मेडिकल क्वेश्चनर. 5 साल बाद आप उस इंश्योरेंस को अगर चेंज करते हो, लाइक टर्म एक्सटेंड करते हो, तो काफ़ी बारी आपको हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हेल्थ आपने पहले ही सिक्योर कर ली, राइट. तो सजेशन यही होता है कि अगर आपका थोड़ा भी बजट है, लेट्स ट्राई टू गिव यू व्हाट यू नीड, बट वील गिव इट यू फॉर ए शॉर्टर टर्म. बाद में हम उसके बारे में वी कैन रीविजिट दैट as your situation changes. So basically the first step is talk to an advisor. हाँ, talk to advisor. आप खुद मत सोचो, because लोग सबसे पहले देखो गूगल करते हैं, इतने का हूँ, मुझे इतनी इंश्योरेंस चाहिए, इतने की है, राइट. टॉक टू एन एडवाइजर. देयर आर डिफरेंट वेज वी कैन स्ट्रक्चर पॉलिसीज. कई बारी इंश्योरेंस कंपनीज भी डिस्काउंट्स दे रही होती हैं, काफ़ी चीज़ें चलती हैं, राइट. समटाइम्स दे वांट टू ऑल्सो, दे आर ऑल्सो इनटू अ बिजनेस ऑफ सेलिंग. तो कई बारी वो कुछ ना कुछ आपको कैशबैक दे रही हैं या कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे रही हैं. कैशबैक तो नहीं होता, बट पॉलिसी फी वेव ऑफ कर दिया, कुछ कर दिया. तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सर्च, डू योर रिसर्च, और किसी 1-2-3 एडवाइजर्स के साथ बैठो, समझो, and then you work accordingly. Okay. But बहुत लोगों का ऐसा भी stories आता है कि when it was actually time for the claim, they have had nightmares. तो does advisor play any role after that? Insurance जब आपने once sell कर दी, हाँ जी, sometimes they'll always bug the advisor कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है. Do you play any part? And then second question would be why the nightmares? क्यों ये चीज़ें होती हैं? Correct. पहले नाइटमेयर वाला क्वेश्चन एड्रेस करते हैं. नाइटमेयर जनरली तब होता है जब
व्हेन यू परचेज एन इंश्योरेंस, आपने डिस्क्लोजर के टाइम पे कुछ चीज़ें मिस आउट करी हैं या एक्चुअली नहीं बताई? जैसे कि किसी को 10 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, स्टंट डला था, कुछ भी डला था, जो हुआ था अब वो नहीं है, राइट? या आपने कोई चीज़ आपने $1 million से कम की ली है एंड यू जस्ट आंसर नो टू एवरीथिंग एंड देन दे रियलाइज कि यार आपको तो ये था, क्योंकि वो तो आपसे सब कुछ मांगेंगे. समटाइम्स दे विल नीड लॉट ऑफ स्टफ अपार्ट फ्रॉम योर डेथ सर्टिफिकेट. तो जब वहाँ पे निकलता है तो दे कैन से नो, राइट? दूसरा ये होता है, नॉर्मली ये केस होता है. दूसरा केस होता है कि जब बेसिकली क्लेम्स की प्रॉब्लम तब आती है जब आई थिंक टिपिकली एक तो डिस्क्लोजर की इंफॉर्मेशन जब सही नहीं होती, या आप क्लेम प्रोसेस ही आपको पता नहीं है, यू नो यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रोसेस कि क्लेम्स का प्रोसेस क्या है. तो वहाँ पे कई बारी डिलेज हो सकते हैं. मेरे को एक सवाल डिस्क्लोजर के बारे में ये था, आर दे एबल टू एक्सेस ऑल योर मेडिकल? They can access, they actually access, not they can, they access. तो जब अब इंश्योरेंस लेने से पहले मैं जिस दिन कनाडा आई तब से जो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, they access everything. Yes, they can. So that organization is called MIB, Medical Information Bureau, जो US और कनाडा में है. तो हर इंश्योरेंस कंपनी के पास उसका एक्सेस है. जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फर्स्ट थिंग दे डू इज पुल योर रिपोर्ट. बट इसमें जो हम पेपर साइन करते बिना पढ़े, उसमें वन ऑफ द क्लॉज इज कि वी विल एक्सेस योर, जो ऑब्वियसली हम रीड नहीं करते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर तभी करेगी ना व्हेन दे फील गुड अबाउट इट. सो इजंट इट लाइक जब सो दिस इज थोड़ा मेरे दिमाग में कॉन्फ्लिक्टिंग है कि व्हेन दे से कि 1 million के नीचे यू डोंट नीड टू डू एनी ब्लड वर्क. Sometimes depending upon the answers that you will give. या 1 million के ऊपर it is mandatory. Anyways हम blood works कराए नहीं कराए, you are able to access all the blood works that I've done for my entire life. बिल्कुल. So how does this make any difference? So $1 million उनकी एक थ्रेशहोल्ड है. मिलियन से नीचे वाले उनके लिए does not matter much. क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल हाउस होल्ड की बात करें तो मिलियन तो नॉर्मल ही है. तो मिलियन से नीचे वाले उनके लिए इतना बकेट बड़ी नहीं है, तो दे आर ओके टू टेक दैट रिस्क, राइट? मिलियन से ऊपर इट बिकम्स रिस्कियर. तो उन्होंने अपनी एक थ्रेशहोल्ड रखी हुई है, कंपनीज का है मोस्टली, कि $1 million से ऊपर हम आपका ब्लड वर्क करेंगे कि आपने जो आंसर करे हैं उसके अलावा भी वी विल डबल चेक, वी विल क्रॉस चेक, क्योंकि इट्स अ हायर लायबिलिटी फॉर अस. तो ये बस उनका एक अपना अंडरराइटिंग का प्रोसेस है. बिकॉज आई थॉट कि एनीवेज आपके पास मेरा ब्लड वर्क्स तो है ही. यस, मैं आपसे करवाया, हमें नहीं पता, शायद आपने 2 साल पहले करवाया, राइट? दूसरी बात, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्लेम्स के टाइम पे क्या एडवाइजर आपकी हेल्प करता है. तो आंसर इज एब्सोल्युटली. Unlike a lot of other professions like mortgage and real estate, you get paid once. We get paid throughout life. जो हम हर प्रीमियम जो देते हो पहले साल में हमें अच्छा बोनस मिलता है, बट वी आर पेड सर्विस कमीशन. तो वो मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन विल चेंज मे बी एवरी कपल ऑफ ईयर्स, एवरी ईयर यू नीड अ रिव्यू. तो हमें इंश्योरेंस कंपनीज, इवन इंश्योरेंस काउंसिल्स मैंडेट करती हैं कि एक बारी बेच के आपका काम ख़त्म नहीं हुआ. एज एडवाइज़र आपको पॉलिसी रिव्यू करने हैं, आपको बार बार फैमिली को मिलना है एंड मेक श्योर यू आर विद दैम, एंड वी आर पेड एक्स्ट्रा, एंड दैट इज़ वाई वी हैव रेजिडुअल इनकम इन दिस बिजनेस. तो अगर मैंने 100 लोगों को भी लाइफ इंश्योरेंस बेच दी तो हर साल मेरे को अच्छा प्रीमियम उसका आएगा अगर मैं काम भी ना करूँ, राइट? तो येस, वी टेक पार्ट. टिपिकली क्लेम्स के टाइम पे वी विल गिव ऑल द सपोर्ट दैट वी कैन इन टर्म्स ऑफ लाइजनिंग करनी है, किसी के बिहाफ पे कुछ बात करनी है, कम्युनिकेशन वगैरह. तो येस, वी आर मैंडेटेड टू डू दैट. कई लोग नहीं करते, बट हाँ, I really appreciate and admire your honesty. कि you have been so honest about this. Right. But most of the advisors, they'll not check on us. या they'll बेच दिया खत्म. अभी जो भी है मैं ही उनके पास जाऊंगी. And obviously I think it is not even fair कि आपने 10,000 लोगों को इंश्योरेंस बेचा, you go to everyone. Yeah. But जिन्होंने ऑलरेडी इंश्योरेंस ले चुके हैं लोग, would you advise them कि meet with your advisors and on how many, like साल में एक बार मिलो, अब कि आपको अपडेट करने का ज़रूरत है नहीं है, हाउ इज़ योर फाइनेंशियल सिचुएशन, या 2 साल में, व्हाट वुड यू रेकमेंड? वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहली बात, टाइमलाइन.
राइट? तो टाइमलाइन विल बी ट्रिगर्ड ड्यू टू सर्टन सर्कमस्टेंसेस और इवेंट्स. अगर कोई सिंगल था, फैमिली बड़ी है, तो तब आपको एडवाइज़र को सीक करना चाहिए. इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन योर फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल वेलबींग, that is when you have to check with them. If you are buying something like a universal life insurance product, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे परफॉर्म करनी है उसके लिए रिव्यू करना है, राइट? रूल ऑफ थंब इज कि आपको 1 साल में एक बार ही तो कम से कम करना चाहिए. बोथ एडवाइजर को भी रीच आउट करना चाहिए, जिसने लिया हुआ वो भी रीच आउट करे. टर्म इंश्योरेंस के लिए टिपिकली लोग इतना नहीं रीच आउट करते, क्योंकि उसमें आपने टर्म ले ली, ठीक है, पीपल विल ओनली रीच आउट इफ योर फैमिली सर्कमस्टेंसेज हैव चेंज्ड. क्या आप पहले सिंगल थे, आपने टर्म ली थी, अब बच्चा हो गया, अब मुझे और लेनी है, या मैंने बड़ा घर ले लिया तो मुझे और ज़रूरत है, राइट? सो दीज आर सर्टन सर्कमस्टेंसेज और फ्रीक्वेंसी दैट वी सजेस्ट कि आप प्लीज़ एडवाइज़र से बात करो, या एडवाइज़र को खुद भी प्रोएक्टिवली रीच आउट करना चाहिए. ओके, अभी बात करते करते एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, सो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन कि यूजुअली हम एडल्ट्स का इंश्योरेंस लेते हैं, बट जब मैं इंडिया में थी तो यूजुअली हम बच्चों का भी इंश्योरेंस लाइक कई लोग लेते हैं, क्योंकि वहाँ का इंश्योरेंस इज़ यू पे द प्रीमियम मे बी फॉर 25 years और आपको 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है, या यू नो दैट्स हाउ दे सेल द इंश्योरेंस कि अरे 20 साल पैसा भरो, ये बड़ा होगा तब तक आपको इसका पैसा मिल जाएगा, एजुकेशन के लिए काम आएगा, फॉर एग्जाम्पल, इन वेरी लेमैन टर्म्स. हाउ इज ऐसा सिमिलर कोई बच्चों के पर्पज से यहाँ पे इंश्योरेंस होता है? बिल्कुल होता है. ओके. बहुत कम लोगों को पता है, या कम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं. मैंने थोड़ा टाइम पहले ही एक न्यू बॉर्न बेबी की 4 months की इंश्योरेंस करी थी. वो बच्चे की इंश्योरेंस $1 million की है, बट दैट किड इज पेइंग $170 अ मंथ. यहाँ पे जो होल लाइफ या यूनिवर्सल लाइफ होती है, टिपिकली यू पे फॉर 20 years बट यू आर कवर्ड फॉर लाइफ. तो 20 साल इंटू 170 इंटू आप मल्टीप्लाई करो तो बच्चे ने इतना दिया. कैन यू इमेजिन अगर उसका पैसा इंश्योरेंस में पड़ा हुआ, वो रिटायरमेंट तक नहीं निकाले, ऑलमोस्ट $6-7 million बच्चे की रिटायरमेंट आपने कर दी पहले से ही. उसका आपने फ्यूचर सिक्योर कर दिया, रिटायरमेंट, राइट? वो 25-30 साल बाद पैसा थोड़ा निकाल भी सकता है. दूसरा, आपने उसकी हेल्थ इंश्योर कर दी. 10 साल बाद पता नहीं कुछ हो जाए, मे बी, वी डोंट नो, राइट? आज प्रीमियम कम था, कर दिया. एब्सोल्युटली बच्चों के लिए भी लोग इंश्योरेंस करते हैं, बट अवेयरनेस अगेन कम है. बट एब्सोल्युटली प्रीमियम $170, इट्स नॉट बैड. नॉट बैड. अगेन आप मिलियन की मत करो, आप कम मतलब की कर लो. दिस इज लाइक द पेंडुलम गोज राइट अक्रॉस कि हम अभी हमारे मॉम डैड ने मे बी इतना फाइनेंशियली थ्रू सोचा नहीं, क्योंकि दे जो वहाँ का लाइफस्टाइल है कि बच्चे हैं, साथ में रहते हैं, ऑब्वियसली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल. हम अपने बच्चों का भी फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, एंड अपना खुद का भी. ये थॉट प्रोसेस है, राइट? कई लोगों को लगता है कि यार हमारे बच्चे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, दैट इज द बेस्ट वी विल डू, वो अपने आप करेंगे. बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे लगता है कि इफ़ आई हैव द नॉलेज एंड कैपेबिलिटी टू सिक्योर देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, व्हाई नॉट? तो क्यों नहीं यार. मतलब वो करेंगे जो करेंगे, बट मैं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं करना चाहता कि उनके लिए कोई लेगेसी नहीं देने जाना चाहता, कुछ प्लानिंग नहीं, तो व्हाई नॉट, राइट? अगेन दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. या ये बहुत ही सब्जेक्टिव है. मैं भी थोड़ा उस थॉट प्रोसेस में चलती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को ये नहीं है कि मैं $1 million 4 घर गाड़ियाँ सब छोड़ के जाऊंगी. आई वॉन्ट देम टू वर्क हार्ड, बट दिस इज लाइक अ साइलेंट इन्वेस्टमेंट. मे बी यू डोंट इवन टेल देम कि यू हैव इन्वेस्टेड एंड देयर फ्यूचर इज सिक्योर्ड. आपके विल में डाल दो. बिल्कुल. लेट देम वर्क हार्ड, लेट देम थिंक दैट दे हैव नथिंग, बट यू स्टिल इंश्योर्ड एंड डन योर पार्ट. बिल्कुल. तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोग करते हैं बच्चों के लिए. तो इट इज़ नॉट अनकॉमन प्रैक्टिस. A lot of people, yes. I think it's just lack of awareness, क्योंकि अभी तक मुझे भी नहीं पता था, right? So लोगों को बच्चों के लिए RESP का पता है, yeah, which is a very good tool. क्योंकि गवर्नमेंट पैसा देता है, पैसा दे रहा है, कितना दे रहा है, यूज कैसे करना है, वो ग्रो कैसे करना है, इसके आगे की कोई बात ही नहीं करता, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमें देती है, बट लेवरेज हमें करना आना चाहिए, right, उस इंस्ट्रूमेंट को. बट ऐसे कोई रेड फ्लैग्स है जो लोग इंश्योरेंस लेना चाहते हैं दैट दे शुड लुक आउट फॉर, इवन फॉर इंश्योरेंस कंपनीज या एडवाइजर्स, की हाउ डू दे नो?
पहली चीज़ जो आई थिंक मुझे लगता है इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग इज़ के जब आप कुछ लेने जा रहे हो और आपको वो बंदा क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, लैक ऑफ डिस्कवरी इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग. सो imagine if you come to me and you ask, Pratik, I want this. As a good financial advisor, I will ask you 10-15 questions कि भैया क्यों आप ये करना चाहते हो. That is where my expertise will come into the picture. तो अगर कोई बंदा सिर्फ आपको ये बोल रहा है कि यार आप मेरे पास आए, मैंने आपको कोड दे दिया, तो वो अच्छा एडवाइज़र नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है. दूसरा जो आपको कैशबैक का वो देता है, we will give you cashback, we have these promotions and stuff. मैं बोलता हूँ don't ask for cashback, ask for service back. कि ये पॉलिसी करने के बाद तू मेरा फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा. That's true. right. कैशबैक क्या मांग रहे हो यार आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, उसको बोलते हो भाई कैशबैक दे दे. No. राइट, नहीं देते. बट थोड़ा हमारा कम्युनिटी में है, सोसाइटी में, क्या हम लोग बचा लें, कैशबैक ले लें. तो एक ये कैशबैक वाला हो गया जो कहता है कि कैशबैक दूंगा, वो कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है, बिकॉज उसका इंटेंशन है आपको सेल करना, वो बाद में दिखेगा नहीं. इंश्योरेंस कंपनीज के परस्पेक्टिव से द बेस्ट पार्ट इज दिस इज अ वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोफेशन. अगर इंश्योरेंस कंपनी बैंकरप्ट भी होती हैं, यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड फॉर योर इंश्योरेंस. तो आपको किसी भी चीज़ की जरूरत, टेंशन नहीं लेनी. कंपनीज रेगुलेटेड हैं, अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए, अपनी रिसर्च करिए, प्रोडक्ट क्या ले रहे हो. बट दीज आर आई वुड से सम रेड फ्लैग्स. कैशबैक हो गया, आपसे क्वेश्चंस नहीं कर रहा, आपने जो मांगा है आपको वही दे रहा है, तो ये फिर दीज आर नॉट गुड हेल्दी कॉन्वर्सेशन. दिस इज जस्ट आपने सामान लिया, मांगा, आपने दे दिया. Right. Kind of. I must say I'm truly impressed by all the knowledge you have gained, and वो authenticity होता है इंसान का. तो आपका जैसे इंस्टाग्राम पेज भी है, एंड यू रियली पोस्ट अमेजिंग कंटेंट एंड यू ट्राई टू एजुकेट पीपल जस्ट लाइक यू आर डूइंग हियर. सो आई वुड, it's a humble request, you should definitely check out his Instagram page and follow him on Instagram. मैं इतने content creators को follow करती हूँ, but something like this adds value to your daily life, कि आपने कुछ नया सीख लिया, new insurance, and he doesn't just post about insurance, he's always, the mindset is about educating others. So check out his page and follow him. But इंस्टा पेज के बारे में मेरे को आपसे एक सवाल था कि मैं बहुत बार आपको प्रजस दिमाग में बोलती हूँ, बट फिर याद आता है ओके हिज नेम इज प्रतीक. सो व्हाई दिस प्रजस फाइनेंशियल ऑन योर इंस्टाग्राम पेज? वेरी गुड. तो मेरी वाइफ का नाम जसप्रीत है, ओके, मेरा प्रतीक है. तो वी थॉट कि हम 3 लेटर्स मेरे नाम से और उसके नाम से 3 लेटर्स पहले, तो वी डिड प्रजस फाइनेंशियल. तो आप एकदम पूकी टाइप्स हो. वो कंपनी का हमने वी थॉट कि चलो दैट वुड बी काइंड ऑफ आवर ब्रांडिंग विद प्रजस फाइनेंशियल्स. तो दैट वाज द रीजन. ओके, बट आप करंटली ये पार्ट टाइम कर रहे हो, राइट? राइट. बट डू यू वांट टू गो फुल टाइम इनटू दिस, और इज इट जस्ट यू वांट टू कीप इट दिस वे? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल आई कैन मैनेज. क्योंकि पार्ट टाइम मैं बोलने को बोल रहा हूँ, बट I usually work like a day shift on this as well. तो 6 to 3 मेरा नॉर्मल जॉब होता है, 3 to 8, 9 मैं ये करता हूँ. तो टेक्निकली फुल टाइम वीकेंड से भी कर रहा हूँ. बट इन द फ्यूचर येस, आई थिंक आई वुड लव टू ट्रांजिशन फुल टाइम, गिवन द रिसोर्सेज, गिवन कि मैं कितना इसमें और कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ. But I'll see how it goes. For now, I'm juggling between two, but absolutely open to getting into full entrepreneurial mode. Okay, that's good. Yes. क्योंकि also for my viewers, like if some of them, किसी को advisor बनना है, if they think that this is the skill set they have and they want to explore this, that's why I asked you this question कि ये एक ऐसा career choice हो सकता है. If you want to do this full time, you can do this. Absolutely. For all viewers, even for you, if you just search on Google highest paid profession or highest paid industry, financial service, investment bankers, सबसे ज़्यादा पैसा यही बनाते हैं. That's true. Right? And also we have the residual income component क्योंकि we are paid. As you mentioned. So if you are doing good, you can actually make good money. But उसके अलावा आप काफी lives protect कर लेते हो, right? That's true. बहुत ही rewarding job है, I would say. Rewarding job है. Right. But जैसे मैंने podcast के
इनिशियल इसमें मेंशन किया था कि इनका मैंने जो प्रीवियस इन्होंने पॉडकास्ट किया है अबाउट हिज जर्नी अप अंटिल कनाडा, वो लिंक कर दूंगी, तो जस्ट गो एंड लिसन टू हिज पॉडकास्ट। एंड इन्होंने RBC के थ्रू ही इज़ ऑल बीन अबाउट मेंटरशिप and helping immigrants. So if you have any questions, I'm pretty sure he is like more than open to help you. So what is the best way that the viewers could contact you? डेफिनेटली आई थिंक इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू अगर आएंगे मेरे Okay. वो अच्छा है। प्रोफेशनली अगर किसी को न्यू कमर मेंटरिंग करनी है वैसे तो लिंक्डइन इज ऑल्सो समथिंग विच आई हैव, They can तो मैं explore. काफ़ी एक्टिव हूँ, तो लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम वुड बी The best way. यस। Yeah, please do go reach out to him. If you are the one जो अपने इंश्योरेंस को push back कर रहे हैं कि let's see, तो this is the right time and go follow him on Instagram. But thank you so much प्रतीक for doing this, and मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आज मैंने खुद भी इतना कुछ सीखा। and usually ऐसे होता है ना आप कि stupid question है, मे बी ये नहीं पूछना चाहिए, but you were really kind and आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए, and it was such an honor to have you. Thank you so much. Honor to be here. Thank you so much for having me. Really grateful. Thanks. थैंक यू। एंड आपको ये आज का पॉडकास्ट कैसे लगा, प्लीज़ लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू गो एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।